ये सब दोगलापन है दोस्त। 2 मिनट लगेंगे इसको बताने में कि ये दोगलापन है। आगे वीडियो में बात करूंगा ओवैसी साहब की, जो आपको अंदर से हिला भी देगी, और अंत में बात करने जा रहा हूं रवीश कुमार की, जो आपको जरूर सुननी चाहिए। पहले दोगलेपन की बात कर लेते हैं दोस्त। कर्नाटक ले चलता हूं, वहां से शुरुआत करता हूं। कर्नाटक के एक सरकारी कॉलेज के गेट लड़कियों के लिए इसीलिए बंद किए जा रहे हैं क्योंकि वो हिजाब पहनती हैं। पहली बात तो दोस्त ये होता है कि कॉलेज में किसी भी तरह की कोई यूनिफॉर्म तो होती नहीं और किसी ड्रेस कोड का लगाने का कोई मतलब नहीं। चलो मैं 1% मान भी लेता हूं कि आपके इस कॉलेज में कोई यूनिफॉर्म कोड तो है, तो हिजाब पहनना यूनिफॉर्म कोड के अगर आप खिलाफ कहते हैं तो दोस्त आप मुझे एक बात बताइएगा कि जो पगड़ी पहने हुए जो सिख है और जो ब्राह्मण चोटी रखा हुआ है और जो कभी कभी हाथों में कलावा बांध करके अगर वो कॉलेज आ जाता है, तो क्या ये आपके यूनिफॉर्म कोड के खिलाफ जाएगा? अरे भाई, ऐसा नहीं होता। भाजपा सरकार को पूरी तरह से मालूम है कि मुस्लिम लड़कियों के इस मौलिक अधिकार यानी कि हिजाब पहनने के इस अधिकार से वंचित करने से जो भी ये कोशिश करेंगे वो सारी की सारी न्यायपालिका विफल कर देगी, और इतिहास भी इस बात का गवाह है। कर्नाटक उच्च न्यायालय पहले ही 2 याचिकाओं पर विचार कर रहा है जिसमें राज्य सरकार को प्रतिबंध हटाने के निर्देश देने की साफ तौर पे मांग की गई है। अब फिर भी ये लोग कर रहे हैं, तो इसके पीछे सिंपल सा सिर्फ एक ही मकसद छुपा हुआ है, वो ये है कि अपनी नाकामी को छुपाना, जनता का जो भरोसा खो चुका है उसको पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण के सहारे उसको दोबारा से रीबिल्ड करना, मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने के अधिकार के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है, बस और कुछ भी नहीं हो रहा। और लेकिन और डिटेल में बात करना मैं थोड़ा सा जरूरी समझ रहा हूं। देखो, देश संविधान से चलता है, ना कि मैनिफेस्टो टाइप बातों से। किसी भी कॉलेज या फिर राज्य द्वारा लगाया गया कोई भी यूनिफॉर्म रूल संविधान द्वारा दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकता है। ये बात आप यहां पर बैठाइए, आप यहां से बात मत कीजिएगा, यहां से बात कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 25 का क्लॉज एक साफ तौर पे कहता है कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार देता है, लेकिन किसी भी अन्य मौलिक अधिकार की तरह ये कोई पक्का नहीं है। इसे संविधान द्वारा हासिल अन्य मौलिक अधिकारों के आधार पर रेगुलेट किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, एक सिंपल सी बात ये हो जाती है कि ये सारी जो बातें हैं वो गुब्बारे में भरी गैस की तरह है, जो गैस आपको दिखाई देती भी नहीं। देखो, कोर्ट कोई कानून नहीं बना सकता, बस गलत कानूनों को निरस्त कर सकता है। ध्यान रहे कि कोर्ट के दिए गए फैसलों को नजीर के तौर पे माना जाता है। अगर भविष्य में इस तरह की कोई घटना अगर होती है तो इस फैसले का आधार बनाया जाएगा किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए, जस्टिस देने के लिए। मैं याद दिला दूं जनता को, आपको याद होगा 2016 में जब एम्स ने हिजाब पहनने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश करने से साफ तौर पे मना कर दिया था कि आप परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि आपने हिजाब पहना हुआ है। फिर तब क्या हुआ था, याद है आपको? तब केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि छात्र हिजाब पहन करके परीक्षा दे सकते हैं क्योंकि यह उम्मीदवारों की धार्मिक आस्था का एक अनिवार्य हिस्सा है। हिजाब पहनना भी ठीक उसी तरह से सामाजिक तौर तरीके जैसा है जैसे कि मंगलसूत्र, बिंदी, चूड़ियां, क्रॉस या फिर अन्य धार्मिक प्रतीकों का पहना जाना होता है। आप अगर कलावा पहनते हैं तो आपका प्रतीक हो गया, अगर आप चोटी लगाते हैं तो आप ब्राह्मण, आपका प्रतीक हो गया। अब यहाँ पे पहचान की बात भी मैं आपको बता देता हूँ। जब बात पहचान की होती ना दोस्त, तो नजरिया एकदम बदल जाता है। ध्यान रखिएगा, जब आप विदेश में होते हैं तो आपकी पहचान क्या होती है? एक भारतीय के रूप में होती कि नहीं होती है? अब वही विदेश से अगर आप दिल्ली पहुंच जाते हैं तो फिर आप तमिल, पुरुष, स्त्री, ब्राह्मण, टीचर, पिता, अन्य तरीके से आपकी पहचान होने लगती है। और दूसरे धर्मों से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं की तरह मुस्लिम महिलाओं को भी पहचान के मामले में चुनने की आजादी होनी चाहिए, चाहे नारीवाद हो या उदारवादी। उनसे उम्मीद है कि वो सबसे पहले नारीत्व को तवज्जो देंगे। लेकिन जब पूरा समुदाय अपनी धार्मिक पहचान को सर्वोपरि मानता है तो अधिकांश लोग इस भेड़ चाल में शामिल होने के लिए बाध्य हो जाते हैं। मैं बात खत्म करता हूं इस नोट से कि राजनीतिक, दार्शनिक या फिर धार्मिक विश्वास की अभिव्यक्ति के किसी भी रूप पर पाबंदी लगाना बुनियादी इंसानी आजादी के खिलाफ है, खास करके तब जब ऐसे नियम सिर्फ एक ही समुदाय के लिए हो। ध्यान रखिएगा, इस पूरा निचोड़ इस बात का, जबकि बाकी लोगों के लिए सभी प्रकार के विश्वासों का सार्वजनिक प्रदर्शन स्वीकार होता है। फिर भी एक मुस्लिम महिला के लिए बुर्के के बारे में कुछ मौलिक चीजें समझने की आवश्यकता है। हालांकि यह उनकी अपनी पसंद होनी चाहिए, ना कि कोई मजबूरी। अगर महिला को हिजाब पहना तो हिजाब पहने, अगर वो हेड स्कार्फ पहनना चाहती है तो वो पहने। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आप कोई नहीं होते हैं उसको क्या पहनना, क्या नहीं पहनने वाला है। और ये बात सभी के लिए लागू होती है। क्या पहनना है, कितने कपड़े पहनने हैं, कितने नहीं पहनने हैं, 2 पीस पहनना है, 3 पीस पहनना है, 4 पीस पहनना, आप कोई नहीं है बताने के लिए कि आपको इस तरह कपड़े पहनने चाहिए। सिंपल सी बात है, हर धर्म पे लागू होती है। अब बात करते हैं ओवैसी साहब की।
आपको पता होगा कि ओवैसी जी की कार पर फायर किया गया था उत्तर प्रदेश में। इस पूरे मामले में यूपी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया है, लेकिन फिलहाल दोनों को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। यूपी विधानसभा चुनाव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसने धार्मिक आधार पर हो रहे राजनीतिक ध्रुवीकरण को लेकर के शुरू बहस को जबरदस्त हवा दे दी है। आप सभी को पता है कि ओबीसी की पार्टी 403 सीट वाले विधानसभा में सिर्फ 100 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है। घटना से ओबीसी के पक्ष में एक सिंपैथी तैयार हो चुकी है। सोशल मीडिया पे हमें देखना शुरू भी कर दिया होगा और ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि ओबीसी और उनका कैडर इसको जमकर के भुनाने की कोशिश कर रहा है, और लगातार मैं देख भी रहा हूं और सोशल मीडिया पे तो मतलब मुझे लग रहा है कि एक तरह से हवा चलने लगी है। भाजपा के खिलाफ जंग में उतरी विपक्षी दलों को ओबीसी पर हुए हमले की राजनीतिक मायने पता थे। ध्यान दीजिएगा, यही वजह थी कि घटना के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी, रालोद, बसपा, कांग्रेस जैसे दलों ने तत्काल ओबीसी के पक्ष में अपनी प्रतिक्रिया को जताया और योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक पॉलिटिक्स पर निशाना साधना शुरू कर दिया। उन्हें पता है कि कितना नाजुक वक्त है और यही चीज खेल को पलट भी सकती है। ओबीसी ने जो बात कही है ना, इससे समाजवादी पार्टी, बसपा को समस्या तो होगी और रालोद को भी बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है। ओबीसी कहते हैं कि मैं मौत से डरने वाला नहीं हूं, मैं इस वतन में पैदा हुआ हूं, मुझे जेड प्लस सुरक्षा बिल्कुल नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि आजाद जिंदगी बिताना चाहता हूं, मुझे गोली लगती है तो कबूल है, लेकिन मैं घुटन की जिंदगी नहीं जीना चाहता। गरीब बचेंगे तो मैं बच लूंगा, ओबीसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए, जेड कैटेगरी की सुरक्षा मुझे नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी और बसपा को लेकर के कहा कि ये दल चाहते हैं कि मुसलमान उनके लिए अपनी जवानी कुर्बान करते रहे। देखो, ओबीसी साहब का ये जो बयान है ना, सोशल मीडिया पे वायरल है और व्हाट्सएप पे मैंने बहुत बार देख लिया है। ये जो बयान जो वायरल हुआ है, इसमें समाजवादी पार्टी और बसपा को आड़े हाथ लोग ले रहे हैं और पश्चिम में इस बार बसपा ने सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है। इसके बाद समाजवादी पार्टी गठबंधन से भी बड़े पैमाने पर मुस्लिम चेहरे मैदान में है। ओबीसी इन्हीं दलों से मुसलमान मतों को छीनना चाहते हैं, लेकिन उन पर भाजपा की बी टीम कहे जाने का जो आरोप फायरिंग के बाद खुद ब खुद कमजोर होगा और उन्हें उन मुसलमानों का वोट मिल सकता है जो ओबीसी की सियासत के पक्षधर हैं और अब तक भाजपा को हराने के लिए दूसरी पार्टियों में जा रहे थे। अगर थोड़ा बहुत भी वोट शेयर अगर ओबीसी साहब के पास अगर शिफ्ट हो जाता है तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी की समस्याएं बढ़ने जा रही है। सिंपल सी बात, देखो कहानी कैसे ट्विस्ट कर जाती है। इसीलिए राजनीति में हर एक घंटा, चुनाव तक हर एक घंटा बहुत ही क्रूशियल होने जा रहा है। अब बात करते हैं रवीश कुमार की। रवीश कुमार का ये पोस्ट मुझे काफी लगा कि हाँ, इस मुद्दे पर थोड़ा सा संज्ञान लेने की आवश्यकता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इसलिए इस बात को उठाना जरूरी है। बात तो रवीश कुमार ने बिल्कुल सही की है और एक तरह से मैं ऐसे विज्ञापन लगातार देख भी रहा हूं और ऑनलाइन पोर्टल्स पे भी आपने देखे होंगे। सवाल बहुत ही वाजिब उठाया है। अब सही है गलत है आप छोड़ दीजिए, लेकिन सवाल कोई गलत नहीं है। दैनिक जागरण में ये विज्ञापन छपा है, क्या इसे बीजेपी के उम्मीदवार ने छपवाया है या फिर किसी ब्राह्मण संगठन ने? विज्ञापन की भाषा खबर की तरह है। चुनाव आयोग जाति धर्म को लेकर के विज्ञापनों के छापने के कई नियम बनाए हैं। क्या इस विज्ञापन को छापने से पहले मंजूरी ली गई? क्या यह विज्ञापन आयोग की कार्रवाई के दायरे में आता है? ये तो पता चलना चाहिए कि किस संस्था ने विज्ञापन दिया है, तभी तो उसका खर्च पार्टी या संगठन के खाते से जोड़ा जाएगा। क्या चुनाव आयोग ये सब देख नहीं रहा? दूसरा, बीजेपी माफिया विकास दुबे एनकाउंटर तक का नाम नहीं लेती है। विकास दुबे के एनकाउंटर पर गर्व करना चाहिए, लेकिन वो चुप हो जाती है। तीसरा, क्या ब्राह्मण बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं तो इस तरह का विज्ञापन छपवाया जा रहा है? चुनाव आयोग और जानकार दोनों जवाब दे। और लास्ट में आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने भी क्या ऐसे विज्ञापनों से दो चार हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं? इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।